अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है, ख़ुसूसन जो तीसरी लहर है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। स्पेशली हम कराची की बात करें और कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने जो है ये फ़ैसला किया है कि मज़ीद जो है वो लॉकडाउन को 2 हफ़्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और स्ट्रिक्ट पाबंदियाँ भी जारी की हैं, जिसके मुताबिक कारोबार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि जुमे और इतवार को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इसके अलावा तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी मज़ीद 2 हफ़्ते तक बंद करने का फ़ैसला किया गया है। ब्यूटी सैलॉन्स, पार्लर्स या जो पार्क्स हैं, जितने भी तफरीही मकामात हैं उन पर भी पाबंदी होगी और इसके अलावा शादी हॉल्स, इंडोर गेम्स और जिम्स, ये सब भी बंद रखने का फ़ैसला किया है। और कराची की बात करें तो कराची में कोरोना के मुस्बत आने की शरह 13% से ज़्यादा हो गई है, जबकि पंजाब में ये शरह काफ़ी कम हुई है। आज इसी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर कोई SOPs पर अमल नहीं करता तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं मुबशिर मीर साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? शो में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, पंजाब में, इस्लामाबाद में देखा जाए तो कोरोना केसेस में काफ़ी कमी आई है, लेकिन कराची या हैदराबाद में, सिंध में एकदम से हमने देखा है कि ईद के बाद से केसेस बढ़ना शुरू हो गए। तो आप क्या समझते हैं, इसकी वजह क्या है? क्या मतलब स्ट्रिक्ट हम लॉकडाउन की तरफ नहीं गए या फिर आवाम की ने जो है वो मतलब एहतियात नहीं की? अच्छा, इसमें यह है कि मुख्तलिफ ज़ाहिर एक्सपीरियंसेस जो है, जब से ये कोरोना की वबा का सिलसिला हुआ है तो मुख्तलिफ तजर्बात जो हैं वो हम करते जा रहे हैं और फिर उसकी रोशनी में तब्दीलियाँ भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आपने देखा था कराची में होलसेल मार्केटें ज़्यादा हैं, बहुत सी होलसेल मार्केट, और जब आप टाइम महदूद कर देते हैं कि आपको 6 घंटे या 8 घंटे या 4 घंटे, पहले यहाँ का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था कि लोग लेट आते थे और लेट तक जो है ना वो काम करते थे, ठीक है। तो उसके लिए टाइम अगर 12 घंटे था या 14 घंटे था तो उसमें कोई समझ लें कि किसी टाइम पे रश ज़्यादा होता था, किसी टाइम पे कम होता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मसलन जो होलसेल मार्केट्स हैं ख़ास तौर पर जो है ना, जहाँ से ख़रीदार जो है, दुकानदार भी आते हैं, सिर्फ कराची के लोग नहीं होते, कराची से बाहर से भी लोग आते हैं। तो वहाँ पे जब आप महदूद टाइम करते हैं तो फिर उस वक़्त हमें उसमें ज़्यादा रश नज़र आता है। हाँ। लेकिन एज़ कम्पेयर टू द अदर मार्केट्स जिसमें हम शॉप्स भी देख रहे हैं, हम मॉल्स भी देख रहे हैं, वहाँ पे फिर भी बहुत हद तक जो है वो कुछ कंट्रोल भी नज़र आता है, या वहाँ पे इस तरह का सिचुएशन होती है कि गार्ड्स जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं। वो अगर देखते हैं कि अंदर रश ज़्यादा है तो वो लोगों को बाहर रोक देते हैं, लाइन में लगवा देते हैं। तो वहाँ पे कुछ पाबंदियां जो हैं उन पे अमल भी होता हुआ नजर आ जाता है। होलसेल मार्केट में ऐसा अमल होते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको समझ लें कि होलसेल मार्केट के अगर एग्जांपल देंगे, कराची में एक जोड़िया बाजार है जहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, इसी तरह जो है वो प्लास्टिक की, कपड़े की मार्केट है, ठीक। अब ऐसा क्या होता है कि जब आपने महदूद टाइम रखा हुआ है तो ज़ाहिर है कि बहुत से लोग जो है उसी टाइम के अंदर जो है अपना काम निपटाने के लिए आएंगे। सर, एक यही मेरा सवाल कि हमने ईद के दिनों में भी देखा कि 6 बजे तक जो था वो शॉपिंग मॉल जो थे वो 6 बजे तक उनको लिमिटेड कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि अगर जो हम टाइम लिमिट कर देते हैं तो वो फिर सारे लोग एक साथ जो है वो जमा होते हैं, वो ज़्यादा नुकसानदेह है इसके बजाय कि अगर आप टाइमिंग बढ़ा दें? अच्छा, इसमें ये देखेंगे वैसे तो मैं समझता हूँ कि जो अभी आपने बताया ना कि सुबह 6 बजे से शाम 6, ये है तो बहुत आइडियल टाइम। हाँ। आप देखें कि आप डे लाइट के अंदर अपने सारे काम कर सकते हैं और दुनिया में ऐसा हो रहा है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ना कराची वालों के लिए थोड़ी सी देखें तो कराची वालों को भी थोड़ा अपने आप को फिर मेरा ख्याल है चेंज कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। दुनिया में मैक्सिमम क्या है कि जो मार्केट्स हैं
वो डे टाइमिंग में ही वहाँ पे शॉपिंग होती है। जी। 6 बजे मैं समझता हूँ गर्मी के मौसम में तो 5 बजे दिन भी निकला होता है। सुबह जो है ना, सुबह का आगाज हो चुका होता है, ऑलमोस्ट हो जी, चुका होता जी, है। जी। ठीक है, मार्केट में आना, किसी का शॉप खोलना, एक उसमें टाइम लगता है, लेकिन ये कि 7 बजे तक भी रोशनी होती है अभी तो। ठीक है, तो लिहाजा अगर हम अपनी आदत को तब्दील करना शुरू कर दें। सही सर, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि हमें भी अपनी आदत को तब्दील करने की ज़रूरत है। कहीं मत जाएगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशिर मीर साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। सर, कोरोना के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बात कही है कि ईद के बाद से जो हैं वो केसेस एकदम से बढ़ गए हैं और कई हस्पतालों में तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। इतने ज़्यादा कोरोना केसेस जो है वो एकदम से देखने में आए। तो आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न है? क्या आवाम में संजीदगी नहीं है अभी तक? क्योंकि अभी भी हमने देखा कि ईद पर भी आउटडोर जो प्लेसेस थे या तफरीही मकामात थे वो सब बंद थे, रेस्टोरेंट्स बंद थे, लेकिन लोगों ने जो अपनी जो इंडोर गैदरिंग्स होती हैं, दावतें होती हैं, वो सब बहुत ज़्यादा हुई हैं। अच्छा, इसमें ये बिल्कुल है कि हमें भी इस चीज़ का इत्तेफाक तो हुआ, लेकिन हमने कोशिश तो की, लेकिन फिर जब आपको पता है कि जब तकरीब होती है तो बहरहाल वो तकरीब होती है, तो तकरीबात का सिलसिला तो चल रहा है। हाँ, वो था कि पहले था कि होटल्स में तो वहाँ तो बंद हो गया, जी, जी। लेकिन घरों में जो है जिनके पास गुंजाइश है और बड़े घर हैं जी, उनके घर में तो कोशिश तो वहाँ पे भी हो रही होती है कि जी मास्क पहने या इस तरह जो है सैनिटाइज करें या थोड़े फासले के साथ बैठें, लेकिन इवन देन तकरीब का जो है वो बहरहाल होता है। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर किसी को कुछ भी सिम्टम्स हैं और वो उस तकरीब में मौजूद है तो फिर वो दूसरों के लिए जो है वो खतरनाक है। कि अगर कोई जो है, अब लोग बाज दफा छुपा भी लेते हैं कि भाई अगर उनको कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ महसूस भी हो रही है तो वो ये शो नहीं कर रहे होते कि उनके यहाँ जो है वो ये प्रॉब्लम आ रही है, ताकि लोग जो है उनसे जो है वो दूर ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि एक थोड़ी सी जो जिम्मेदारी एज ए सिटीजन हमारी है कि अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है या हमें फीलिंग है, फीवर फील हो रहा है या हमें नज़ला ज़ुकाम फील हो रहा है, तो हम कोशिश करें कि हम पब्लिक्स में ना जाएं, हम लोगों से मिलने की भी कोशिश करें, हम 1-2 दिन घर पे रुक जाएं, एक दिन रुक जाएं घर पे। तो ये चीज़ जो है ना, मेरा ख्याल है इससे कुछ जो है ना फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता ये जो आवाम का जो खौफ निकल गया है वो भी एक हुकूमत और अपोजिशन को देख देख के, जिस तरह से उनकी रैलीज निकलती रही, जिस तरह से वो सारी कल जो रैली हुई है आप देख लें कितनी बड़ी रैली हुई है। अच्छा, इसी तरह की रैलीज जो है वो दुनिया भर में भी हुई हैं, जो खासतौर पर फ़लस्तीन के हवाले से रैली हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। कल बहुत बड़ी रैली थी शार फैसल के ऊपर। कहा जा रहा है कि SOPs कुछ लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ उसका लिहाज रख रहे थे, लेकिन बहरहाल फिर भी एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी, वो के ओपन स्पेस में थी, रोड के ऊपर थी, लेकिन बहरहाल लोगों की जो है वो एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो तशवीश है वो है पाकिस्तान की नई नस्ल के हवाले से, कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं जिनकी तालीम जो है वो हर्ज हो रहा है। मैं एक एग्जांपल शायद पहले भी इसकी मैं कई दफ़ा इजहार कर चुका हूँ कि हमने पढ़ा है, हमने जाके वहाँ देखा भी और उनसे सुना भी कि वियतनाम की वॉर जो थी वो 19 बरस तक जो है वो चली थी। ठीक है, 19 बरस वियतनाम और अमेरिका की जंग जो हुई थी वो 19 बरस तक हुई थी। और उनके जो लीडर थे हो ची मिन्ह, तो उन्होंने कहा कि इतनी ये जंग का हमें नहीं पता कब तक चलेगी, लेकिन मुझे खौफ इस बात का है कि मेरी जो कौम है वो कहीं अनपढ़ ना रह जाए, जाहिल ना रह जाए। तो लिहाजा हमें इसी जंग के साथ साथ वॉर फुटिंग पे लोगों को पढ़ाने का अमल भी जारी रखना है। तो उन्होंने एक बाकायदा रजाकारों की एक बहुत बड़ी टीम बनाई थी, जो लोगों को घरों में जाके जिस घर में बच्चे होते थे वहां जाके उनको पढ़ा के आते थे। तो हमें कुछ इस तरह की जंगी बुनियादों पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ऑनलाइन सिस्टम जो है वो एक जो है इस वक्त दुनिया में मौजूद है और हम भी उससे इस्तेफादा कर रहे हैं, लेकिन कितना वो रिलायबल हुआ है कि हमने जो एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो हैं, जो प्राइमरी स्कूल तक हो या मिडिल स्कूल तक हो,
वो बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन इतनी सीरियसली स्टडी नहीं कर सकते। बिल्कुल। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसमें कुछ आसानी है, वो कर भी लेते हैं, उनको इस चीज़ का इदराक भी हो चुका होता है कि आफ्टर ऑल उन्होंने पढ़ना है और उन्होंने पढ़ के कुछ जो है वो इस सूरत हाल से आगे बढ़ना है। लिहाजा इसका हमें जो है ना, एक तो SOPs के साथ अगर कोई स्कूल खोलने का सिलसिला हमें शुरू इस तरह करना पड़े कि अगर आप ओपन स्पेसिस जो है उनका अरेंजमेंट करें, या वो बच्चों की तादाद जैसे पहले रखी गई थी कि आधे बच्चे जो हैं वो एक दिन आ रहे हैं, आधे बच्चे जो हैं वो दूसरे दिन आ रहे हैं। जी। लेकिन ये बिल्कुल स्कूल को बंद कर देना, बिल्कुल तालीमी इदारों के हवाले से ये करना, वो भी खतरनाक है। सर हमेशा यही सुनते हैं कि अभी ईद से पहले बंद हुए स्कूल अब फिर मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद हो गए, और ऑनलाइन क्लासेस की भी अगर बात करें तो सारे बच्चों के, पाकिस्तान की जितने बच्चे हैं उनमें से कुछ परसेंटेज ऐसी है जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकती ये ऑनलाइन सिस्टम। परसेंटेज नहीं, बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं अफोर्ड कर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्कूल बिल्कुल बंद करना जो है वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। कि आप ये देखें कि जो खास तौर पे गांव की साइड के बच्चे हैं जो कस्बात में रहते हैं, वहाँ पे इतने लेवल पे लैपटॉप्स का होना या कंप्यूटर्स का होना, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो है वो ब्रेक होती है गर्मियों में, इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, तो वो चीज़ थ्रू आउट नहीं चल सकती, वो फ्यू में चल सकती है। बाकी जो है उनको बहरहाल पढ़ाई का आपको अंदाज जो है वो इख्तियार करना पड़ेगा, पढ़ाई का एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक चीज़ और है जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा जो है वो स्कूलों के ऊपर हर मीटिंग में जोर देती है, जबकि उनका कहना है कि कोरोना से सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो ओल्ड एज को है। एग्जैक्टली हाँ। बच्चों को इतना खतरा नहीं है, ठीक है, वो बच्चे जो है सरवाइव कर सकते हैं। बच्चे तो वैसे भी आपने देखा है नज़ला ज़ुकाम के साथ जो है वो, हाँ ये एक सीरियस शक्ल है, लेकिन बहरहाल अभी बच्चों के ऊपर वैक्सीन का भी अमल नहीं हुआ और शायद जो है वो उसमें अभी टाइम लगे, लेकिन बच्चे बहरहाल एक ज्यादा कुव्वत मुदाफियत रखते हैं। और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये 60s के ऊपर के लिए ज्यादा नुकसानदेह है, 50s के लिए, उसके बाद है, इसके बाद फिर 40s के लिए। तो जब बच्चे जो हैं वो ज्यादा कुव्वत मुदाफियत रखने वाले जो हैं वो हमारे हैं, तो फिर उसके बाद जो है उनके लिए क्लासेस का एक सिस्टम जो है वो जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और सर आपने ओपन स्पेस की बात की, ओपन एयर वो ज़्यादा मेरे ख्याल से एक बेहतर ऑप्शन होगा कि अगर बच्चों को बंद जगह के बजाय खुली जगह में। मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में एक में मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ जो दीनी मदारस का निज़ाम है उसमें बहुत अर्ली मॉर्निंग क्लासेस का आगाज़ होता है, बल्कि वो है कि फजर के बाद वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होती है मोस्टली तमाम दीनी मदारस में। हाँ। और वहाँ पे कई जगहों पे, और उनका भी एक इसी तरह का सिस्टम है। हाँ। खुले अंदाज से बैठ के बात कर, लेकिन यह है कि वहाँ पे तो सिस्टम मेरे ख्याल है चल रहे हैं, काफ़ी हद तक चल रहे हैं, कई जगहों पे चल रहे हैं। फिर आपके पास मसाजिद का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी मसाजिद है, उनके लॉन है, खुली जगह मौजूद हैं आपके पास। तो हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर बिल्कुल क्विट करेंगे तो वो बात गलत हो जाएगी। एक चीज़ और कि जो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को जो जैसे एक बाकायदा रोज़ाना हम मीटिंग्स का सिस्टम देखते हैं कि मीटिंग्स तो बहुत हो रही होती हैं, सूबे के लेवल पे भी हो रही हैं, मरकज़ के लेवल पे भी हो रही है, NCOC जो है वो भी मीटिंग कर रही होती है। लेकिन एक मैंने लिखा भी इसके ऊपर कि एक मीटिंग हमारे यहाँ गवर्नर हाउस सिंध में हो रही थी जी, और उसको हमारे सदर ममलकत जनाब आरफ अलवी साहब जो हैं वो रहे थे जी, और उसमें वफाकी वज़रा भी शामिल थे, गवर्नर सिंध भी थे, लेकिन वो हो रही थी सिंध की सूरत हाल के ऊपर, कराची की सूरत हाल के ऊपर, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का उसमें कोई नुमाइंदा नहीं था। सही सर, माजरत के साथ एक ब्रेक आ गई, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। आज हम बात कर रहे हैं मुल्क भर में कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है, उस हवाले से मुबशिर मीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि कोरोना के हवाले से NCOC के भी इजलास होते रहते हैं, इसी तरह की एक मीटिंग हो रही थी जी। तो मैंने उसको रिपोर्ट भी किया कि देखें, जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे हैं और गवर्नर सिंध हैं उसमें, और उसमें वफाकी वज़रा हैं, गवर्नर हाउस में इजलास हो रहा है, गुफ्तगू कराची और सिंध के हवाले से हो रही है, तो आप सिंध गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव को
मिनिस्टर्स को या होना तो चाहिए कि बिल्कुल वज़ीर होना आला चाहिए, सिंध हाँ, को वहाँ पे इनवाइट किया जाए जी। कि भाई अगर यहाँ पे जायजा लिया जा रहा है तो उनसे उसके बारे में कोऑर्डिनेशन की जो बात है। इसी तरह लेकिन हम दूसरी साइड पे भी जब देखते हैं कि सिंध ने जो कोरोना टास्क फोर्स बनाई हुई है कि वो जब अपना इजलास करते हैं तो उनके यहाँ भी कोऑर्डिनेशन की वही कमी महसूस होती है। वो फिर वफाक के साथ जो है वो एक तरह का ऐसे महाजराई वाला सीन पेश करते हैं, उसमें कोई वफाक के नुमाइंदे उस तरह नहीं होते। फिर तीसरी बात ये है कि जिसने इम्प्लीमेंट करना है ना वो होता है आपका मुकामी हुकूमतें, जो आपने ख़त्म ही कर दी हुई हैं, आउट कर दिया आपने सिस्टम से ही। तो सिर्फ ये है कि क्या कि दारुल हुकूमतों में बैठ के इजलास होते हैं। मसलन सूबों के दारुल हुकूमतों में इजलास होते हैं, इस्लामाबाद में इजलास होता है और पूरा मुल्क जो है उसमें इम्प्लीमेंट होना है। तो आप वहां से क्या होता है, तरीकाकार क्या होता है जी, कमिश्नर्स को डीसीज को लेटर चले गए, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को कह दिया, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने छोटे स्टाफ को कह दिया, वो गलियों बाजारों में निकल आए, उन्होंने फलां को जुर्माना किया, उसको फलां को जुर्माना किया, ये किया वो किया। और परफॉर्मेंस क्या होती है जी कि आज फलां डिस्ट्रिक्ट में इतने जुर्माने किए गए हैं, खिलाफ वर्जियों पे फलां हुआ है, ये हुआ है, इतने बंदे गिरफ्तार किए हैं। ये गवर्नेंस का इंतहाई समझ लें कि फरसूदा निज़ाम है जो हमने अभी तक थ्रू आउट चलते हुए लेकर आ रहे हैं। ये गवर्नेंस नहीं है कि मसलन आप रोजाना इजलास करें और हम आपको रिपोर्ट करें और ऑन ग्राउंड जो छोटा कस्बा है, गांव है, उसी शहर के मज़ाफात हैं, वहां पे उसका कोई अमल दरामदी ना हो। तो लिहाजा जो जब तक हमारे मुल्क में मुकामी हुकूमतों का निज़ाम नहीं होगा हम किसी भी इस तरह के डिजास्टर का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2005 में पाकिस्तान में जो जलजला आया था, कश्मीर में था, बालाकोट में था, इस्लामाबाद में था, तो उसके बाद आपने देखा था पूरा मुल्क जो है वो किस तरह जो है वो एक एक्टिव हुआ था और लोगों ने किस तरह किया था। उस वक्त जैसा भी था मुल्क में एक बल्दियाती सिस्टम पूरे मुल्क में मौजूद था, लोगों ने उसकी सतह पे जो लोग थे उन्होंने बड़ा काम किया था। आज भी वो रिकॉर्ड पे है चीजें कि किस तरह फलां शहर में काम हुआ, किस तरह फलां शहर में काम हुआ, कितनी चीजें जो थी उस वक्त वो हैंडल हो गई थी। उसकी वजह यही थी कि एक मुकामी सतह की जो लीडरशिप जो थी वो डेवलप हो रही थी, वो मौजूद थी। हमने उस सिस्टम को हटा के सिर्फ ऊपर की सतह पे इजलासों का एक निज़ाम कायम कर दिया है। अभी आप देखें कि कितनी अनफॉर्चुनेट है कि 1240 अरब का जो है वो इसी इमदाद जो कोरोना के लिए आई है उसी के अंदर ही जो है वो हमें क्वेश्चन मार्क जो है वो शामिल हो गए और उसका जवाब देने के लिए कोई नहीं है। फिर इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो कंस्पायरेसी थ्योरीज जो हैं वो फैल रही हैं और ये मोस्टली वेस्ट से आ रही हैं कि कभी वो पहले कोरोना की मौजूदगी है या नहीं है, कोरोना है या नहीं है उसके ऊपर, फिर कोरोना के इलाज के हवाले से आगे चीजें, फिर उसके बाद फिर उसकी अब वैक्सीन के ऊपर इतनी यानी कि कंस्पायरेसी थ्योरीज ही अभी उन्हें कहा जाएगा। लेकिन उसके ऊपर हमारी जो हमने जो इदारा बनाया है, NCOC हो या टास्क फोर्सेज हो, क्या इसके ऊपर वो बात करने की पोजीशन में है? क्या वो पब्लिक को, अपने मुल्क की आवाम को बता सकते हैं कि जी ये गलत आई है चीज या ये सही आई है? भाई इसके ऊपर तो WHO के हवाले से आप क्या समझते हैं सर कि वैक्सीनेशन के हवाले से भी हुकूमत को अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड करने की नीड है आवाम को, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से और ये तो अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो रूरल एरियाज़ हैं या ऐसे इलाके गाँव देहात, वहाँ तो कोरोना का कोई सिस्टम ही नहीं है, वहाँ तो कोरोना को कोई मानता ही नहीं है, तो वैक्सीनेशन तो दूर की बात है। हाँ, मानते भी नहीं है और वहाँ पे केसेस भी कम है जी। और शायद वो थोड़े ओपन एरियाज हैं, लोगों का रहन सहन भी ऐसा है, तो वहाँ पे कुछ लोग फिर फिजिकली भी थोड़े बेहतर हैं, तो शायद उनके यहाँ कोई कुव्वत मदाफियत का जो है वो सिलसिला वो भी कुछ बेहतर है, तो इसलिए शायद वहाँ पे केसेस जो हैं उनकी भी कमी है। कि जो हमने जो इदादोशुमार हैं, चूँकि हमारे पास मोस्टली इदादोशुमार आते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात होती है, लेकिन अगर उसको आप माइक्रो लेवल पे जाके देखें तो जो छोटे गांव हैं या छोटे कस्बात हैं उसमें बहरहाल केसेस कम है या रिपोर्ट कम होते हैं। सर मेरे ख्याल से रिपोर्ट कम होते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे उससे जो है ना अमवात भी कम हुई है, ये बात भी दुरुस्त है, जो ऑन ग्राउंड जो है वो उसकी स्टडी है। लेकिन जो बात है, मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने अपने इदारे बनाए हुए हैं, NCOC सबसे बड़ा
इस वक्त जो है वो चल रहा है। कम से कम उनको इसके ऊपर एक ऐसी राय देने वाली पोजीशन तो होनी चाहिए। लेकिन हमें तो पता क्या लगता है कि हम तो एक कंज्यूमर सोसाइटी हैं, हम फॉलोअर्स हैं, ना हमारे पास एजुकेशन है, ना हमारे पास रिसर्च है, ना कोई हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटियां हैं। अभी तक किसी मेडिकल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ने या मेडिकल के किसी इदारे ने कोई ऐसी चीज़ पब्लिक के सामने पेश नहीं की कि जो बड़ी ऑथेंटिक हो और पब्लिक उन पे ट्रस्ट करती हो। हमारे सामने परसेप्शन जो भी बनी हुई है उसमें यह है कि हम तो मसीहा समझते हैं डॉक्टर को, लेकिन असूली तौर पर हम क्या देख रहे हैं, जो हमें जो प्रैक्टिकली जो हमें जो नज़र आ रहा है वो क्या है कि जी फार्मास्यूटिकल कंपनी से डॉक्टर जो है वो कमीशन ले रहा है या बेनिफिट्स ले रहा है और उसकी वजह से फलां की जो है वो चीज़ें रिकमेंड कर रहा है। अगर वो कोई दूसरी कंपनी उसको ज़्यादा अच्छा ऑफर करती है तो वो उधर चला जाता है। इसी तरह जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो उसमें जाते हुए हमें डर लगता है ताकि हमारी जेब ना कट जाए। सरकारी हॉस्पिटल में जाते हुए हमें इसलिए डर लगता है कि हमारी जिंदगी खतरे में ना चली जाए। तो मुझे ये बताएं कि मसलन जो पब्लिक जो है वो किस पे ट्रस्ट करे, पब्लिक की रिलीफ के लिए कौन सा इदारा होना चाहिए। मसलन एक चीज तो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना ट्रस्ट लेवल बढ़ाए, खा वो गवर्नमेंट सूबाई है खा वो वफाकी है, बहरहाल इस मुल्क की गवर्नमेंट्स हैं, उनको अपने इदारों का ट्रस्ट लेवल बढ़ाना चाहिए कि अगर वो कोई रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था कि पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा वो अपने अदाद-ओ-शुमार दे रही थी पंजाब के, और उस पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे केसेस जो है वो कम हुए हैं। अब ये सारे अदाद-ओ-शुमार क्या हैं जो गवर्नमेंट खुद देती है, कोई इंडिपेंडेंट तो रास्ता नहीं है हमारे पास कि भाई जो जैसे अभी इकोनॉमिक अदाद-ओ-शुमार आए हैं तो उसको अपोजिशन नहीं मान रही, क्यों, ये जी गवर्नमेंट ने दिए हैं, हर दौर में गवर्नमेंट ही देती रही है। तो क्या है कि हमें अपने ऐसे इदारे जो है उनका एक एतमाद नहीं है, हमारे आम शहरी को उस पर एतमाद नहीं है कि ये जो बता रहे हैं ये सही नहीं बता रहे, ये अपने मफादात के तहत बता रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जिस तरह मैंने 1240 अरब का जिक्र किया है, फिर जब इस तरह की स्टोरी आती है तो वो जो पब्लिक परसेप्शन होती है वो दुरुस्त साबित हो जाती है। वो होता है कि हाँ हम तो कहते थे कि गड़बड़ हो रही है और ये देखें गड़बड़ साबित होगी। अच्छा सर, ये जो बेयकीनी की कैफियत है आवाम में, आप क्या समझते हैं किस तरह से उनको यकीन दिलाया जाए? क्योंकि हुकूमत ये कहती तो है कि SOPs फॉलो करे, लेकिन जब हम खुद देखते हैं प्रैक्टिकली हुकूमत को या अपोजिशन को देखते हैं तो वो भी चाहे वो गवर्नमेंट हो वो जलसे भी निकाल रही होती है, वो जुलूस भी कर रहे होते हैं और उन्होंने मास्क भी नहीं पहने हुए होते। तो फिर ये सारी चीज़ें देखेगी अगर आवाम तो उसमें बेयकीनी की कैफियत तो डेवलप होगी। बेयकीनी तो ओवरऑल जो मैंने सारी बातें की हैं सारे हवाले से वो ट्रस्ट फैक्टर भी है। आप हदायत देते हैं उसको भी कोई नहीं मानता जी, या कम मानते हैं, ठीक है। या फिर जो अपना उनके अखराजात के हवाले से बात आती है जहाँ पे फाइनेंस का मसला आता है तो वहाँ पे ज्यादा हमें जो है वो समझ लें स्कैंडल्स जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो होना क्या चाहिए कि मसलन जो भी गवर्नमेंट इदारा बनाती है जैसे NCOC ही है तो उसके अंदर फिर एक्सपर्ट्स जो है उनको इस इंडिपेंडेंटली उनकी राय जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वो बेहतर लोग उसमें बताए जाएं, हर चीज़ को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। कि ये जो हमने देखा पिछले 1 साल के दौरान ख़ास तौर पर वफाक और सूबा सिंध के दरमियान जो एक बयानात का सिलसिला चलता है, आधा अखबार जो है वो उसी से भरा होता है, आधे मिनिस्टर उसको गलत कह रहे हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टी जो उनके सरबराह हैं वो उसको और अंदाज से ले रहे हैं। तो कम से कम इस पे एक जो मुश्तरका प्लेटफॉर्म है उस मुश्तरका प्लेटफॉर्म को जो है वो तो इतना ऑथेंटिक होना चाहिए कि पब्लिक क्या सोचे कि भाई जो बात इस इदारे से आ रही है वो हम मानेंगे और वो वाकई ही उसके बाद वो साबित भी हो कि ये ठीक है। तो उसके वो तो उनको अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप करनी है। हम तो एक चीज की निशानदेही कर रहे हैं कि आपके यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसकी ऑथेंटिसिटी को बेहतर बनाएं और जिस तरह भी बनाएं बेहतर लोग बैठा के बनाएं। सही। तो सर इन शॉर्ट लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को कि उनको फौरी तौर पे मजीद क्या इकदाम करने चाहिए या आवाम को कि आवाम को किस तरह से मतलब संजीदगी से इससे SOPs फॉलो करनी चाहिए? देखें जो खास तौर पे जो शॉपिंग ही सबसे ज्यादा मसला आ रहा है कि शॉपिंग को डिस्करेज किया जा रहा है और ताजर जो है वो उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट कर रहा है।
हाँ। कि भाई आप इकोनॉमी को जो है, फैक्ट्रीज जो हैं वो चल रही हैं काफ़ी हद तक, वहाँ पे जो है वो उसको फॉलो किया जा रहा है। शॉपिंग के जो है वो उसके तरीक़ेकार को तब्दील करना पड़ेगा। जैसे अभी ये मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ कि सुबह 6 बजे से काम करने का आगाज़ करना, इसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हमने देखा है कि एक छोटी सी बात कि जो दुनिया के कई मुल्कों में शॉपिंग एरियाज बहुत बड़े बड़े होते हैं, खुले खुले होते हैं, और वहाँ पे लोग लाइन में लगना भी बुरा ख्याल नहीं करते। तो हमारे यहाँ जो इस तरह की मार्केट्स हैं वो भी कंजेस्टेड है, या तो इनके ऊपर जो चीज़ें हैं उस हवाले से आप थोड़ी शॉप्स एक दिन खोलें, थोड़ी शॉप्स जो हैं वो दूसरे दिन खोलें, टाइम का दौरानिया जो है वो ज़्यादा रहे, तो मेरा ख्याल है रश कम रहेगा और ये कोरोना कम फैलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुबशिर मीर साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज बहुत ही अच्छी डिस्कशन जो थी आपके साथ वो रही। वक्त हो गया एक ब्रेक का, मज़ीद बात करेंगे इसके बाद। कोरोना के हवाले से ही बात होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से बात होगी, तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों का कोरोना की वजह से, इस हवाले से बात करेंगे। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। आज हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के जो मुल्क भर में सूरत हाल है अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में भी कोरोना वायरस के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन इसके साथ एक अहम मामला ये है जो कि जुड़ा हुआ है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से। तालीमी निज़ाम की अगर बात की जाए, जिस तरह कोरोना ने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं, हर शोबे को अफेक्ट किया है, उसी तरह तालीमी निज़ाम जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला तो जारी है, लेकिन वो किस कदर इफ़ेक्टिव है ये तो वालिदैन से ही पूछा जा सकता है, क्योंकि उनकी शिकायत है कि बच्चे जो हैं वो उस तरह से क्लासेस नहीं ले पा रहे, उस तरह से फोकस उनका नहीं है, उस तरह से वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे जिस तरह फ़िज़िकली वो क्लास में किया करते थे। और अब कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ मज़ीद 2 हफ़्ते के लिए बंद रहेंगे। अब बच्चों का इसमें कितना हर्ज होगा और किस तरह से हम इस नुकसान को पूरा कर सकेंगे, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद अख्तर आराई साहब, जो कि माहिर तालीम हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद करते हैं। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हैं सर। फिर से 2 हफ़्ते के लिए तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। ऑन एंड ऑफ हम मुसलसल यही न्यूज़ जो है वो देते रहते हैं आवाम को भी कि अब फिर तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह बाकी चीज़ें खुली हुई हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे हम शॉपिंग मॉल्स को देख लें, टाइम है कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, इसी तरह मार्केट्स हैं, फूड आउटलेट्स हैं जो वो खुले रहेंगे, डिलीवरी हो रही है, तो ये भी तो एक बहुत अहम ज़रूरत है। हम क्यों बार बार जो है स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को बंद कर देते हैं? देखिए, ये हुकूमत की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने ये देखा कि एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, कोई तरजीहात होती हैं, तालीम तो तरजीह की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। यानी अब ये पब्लिक, आवाम और तमाम लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि तालीम शायद किसी लास्ट में उसका नंबर भी नहीं आता है कि इसके लिए कुछ बंदोबस्त किया जाए। आप देखिए, पिछले 15-16 माह से तालीमी इदारे बंद हैं। लास्ट फरवरी 26 फरवरी से सिंध में और मार्च में जो है वो पंजाब में स्कूल्स बंद हुए थे। यानी कि वो तालीमी साल एंड नहीं हो पाया, उसके एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए। विदाउट एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द डे जो है उनको प्रमोट करना पड़ा, और फिर आपने देखा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट तक के बच्चों को प्रमोट करना पड़ा। फिर पूरा ये सेशन जो है जिसको एक्सटेंड भी किया गया, जो कि नॉर्मली मार्च में ख़त्म होता था, अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होता था, तो ये पूरा 2000 और 2021 का जो सेशन है ये पूरा का पूरा जो है कोविड की नज़र हो गया। 2 माह के लगभग बीच में खुले, फिर थोड़े से खुले, तकरीबन 4 माह के बाद स्कूल खुले थे। अब आप ये देखिए कि दूसरा सेशन भी गायब ख़त्म हो गया और फिर थर्ड सेशन स्टार्ट होने वाला था और इसकी डेट एक्सटेंड करते गए। जो डेट एक्सटेंड की थी उसमें भी जून लास्ट मंथ है, जून में एग्ज़ाम्स लेकर इनको प्रमोट करना है। जो हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह का नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने जारी किया है जिसकी कोई डेट नहीं दी, इससे पहले नोटिफिकेशन में डेट थी
कि जी फलां डेट तक जो है ये एक्सटेंशन कर दी गई है। इस बार उन्होंने कहा है कि जब तक कि नया नोटिफिकेशन ना निकले, दैट मीन्स कि अब भी 6-7 जून को स्कूल खुलने वाले नहीं। तो इस तरह का जो रवैया है, आप देखें बाज़ वालिदैन के बच्चे जो कि आपके नाजरीन और इस वक्त नाजरीन सुन रहे हैं, अब वो 15-16 माह से बाज़ बच्चे स्कूल नहीं गए। अच्छा, जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो कम से कम हम 2 कैटेगरीज़ में स्कूल्स को डिवाइड करेंगे या उन स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे। एक वो होते हैं कि जो एक अच्छे स्कूल्स हैं या जो ब्रांडेड स्कूल्स हैं जिनकी हाई फीसेस होती हैं, उनके पेरेंट्स भी गेजेस और ये डिवाइसेस जो है लैपटॉप पीसीज अफोर्ड कर सकते हैं हर बच्चे के लिए अलग अलग, और उनके पास नेट फैसिलिटीज़ भी होती हैं। स्कूल्स के अंदर भी ये कैपेसिटी होती है कि वो ऑनलाइन करें और वो सक्सेसफुली कर रहे हैं किसी हद तक। मगर बाकी मादा जो 80% 85% हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर पेरेंट्स के पास मुश्किल से एक स्मार्टफोन भी अफोर्ड करने की गुंजाइश नहीं है। स्कूल के अंदर ये मुमकिन ही नहीं है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग था वो आदी नहीं थे इस बात के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का एक वक्त हो गया है, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अख्तर अराई साहब जो कि माहिर तालीम है और तालीमी निज़ाम के हवाले से जो कि करोना ने जिसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, उस हवाले से हम उनसे बात करें। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि एक सर्टेन तादाद ही है जो कि ये जो गैजेट्स हैं, जो इंटरनेट फैसिलिटी है या जो लैपटॉप्स हैं वो अफोर्ड कर सकते है। वो बच्चे जिनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम एजुकेशन ऑनलाइन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो आप वहाँ से बता रहे थे। ब्रेक का वक्त हो गया था। बिल्कुल, जो मास लेवल पर 85% तालीमी इदारे हैं या वो अवाम हैं, हम अवामुन नास की बात करेंगे, मास लेवल की बात करेंगे, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि लैपटॉप या पीसी जो है उनके रेट्स मार्केट में क्या हो गए। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी गई, कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गवर्नमेंट्स ने कि उन्होंने टैक्स फ्री जो है कोई डिवाइसेस जो है इंपोर्ट करके अरेंज कर दी, कोई इंटरनेट के पैकेजेस इस तरह के स्टूडेंट पैकेजेस ऑफर कर दिए गए फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। बहरहाल जो सफ़र कर रहे हैं, जो उसके नुकसानात बर्दाश्त कर रहे हैं, वो कौन है? वो तालिब इल्म है। बेनिफिशरी कौन है? स्टूडेंट है। बिल्कुल। पेरेंट्स जो है किन के लिए करते हैं? उन स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। अगर उस्ताज़ा टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चे के फ्यूचर के लिए पढ़ा रहे हैं। तो जो बेनिफिशरी है वो तो नादान है बेचारा, वो तो छोटी उम्र का है, वो तो ज़्यादा डिपेंड करता है। जब उसको मौके ही मैसर नहीं होंगे, आप इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो फिर वो बच्चा क्या होगा? वो तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो गई है स्टडी की, एजुकेशन की। अब आप 9-10 के बच्चे स्कूल आना नहीं चाह रहे थे पिछले दिनों, जब 2 दिन स्कूल 3 दिन खुलते थे, सिर्फ 9-10 सेकेंडरी, वो आना नहीं चाह रहे थे, वो पढ़ना नहीं चाह रहे थे। मैं जिक्र कर रहा था कि ये तीसरा सेशन टेक्निकली शुरू हो चुका है, मगर इन्होंने डिले किया। चलो डिले कर दिया। अब अगर जब NCOC ने 21 तारीख को या 19 तारीख को जो इजलास किया था, 21 तारीख को एक फ़ैसला किया गया है कि 5% से कम अजला के अंदर स्कूल्स को खोल देना चाहिए या जो बिज़नेस है वहाँ खोलना चाहिए। तो सिंध गवर्नमेंट पाबंद थी क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसले के मुताबिक सूबाई हुकूमत बाउंड थी कि वो NCOC को जो है जो फ़ैसले होंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोविंस के अंदर, 8वीं तरमीम के बावजूद, मगर नहीं किया गया। अब वो नंबर गेम है सारी की सारी। अब आए दिन एक दिन 5% से भी कम हो जाता है बाज़ डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे दिन पता नहीं कौन सी किस तरह का इनकी टेस्टिंग होती है कि दूसरे दिन फिगर कुछ और होती है। ठीक है, हम तो तालीमी इदारे कोऑपरेट कर रहे हैं, मगर तालीमी इदारे गवर्नमेंट के साथ जब कोऑपरेट कर रहे हैं तो तालीमी इदारों को सपोर्ट कितनी कर रही है, सूबाई हुकूमत हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। जैसे कि मैंने कहा कि ऑनलाइन के लिए क्या इंतजाम किए हैं, ये तो उन कौमों में जो पहले से एडवांस थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन थी, वहाँ पर ये पहले से ये इस तरह के मॉडल्स टेस्टेड थे, यानी ऑनलाइन के मॉडल टेस्टेड थे। वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़, वर्चुअल कॉलेजेस, वर्चुअल क्लासरूम्स होते थे, ठीक है, जहाँ पर टीम के ज़रिए या गूगल क्लासरूम के ज़रिए जो है या उसके लिए इस तरह के LMS टाइप के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया जाता था। पाकिस्तान में ऐसा कुछ था ही नहीं, बच्चे ट्रेंड ही नहीं हैं। तो ऐसे क्या, ये तो एक फेल्यूर है, बिल्कुल फेल है। इस तरह पॉसिबल ही नहीं है कि हम 85% पॉपुलेशन जो कि
कम फीस के स्कूल्स में जाती हैं, वहाँ पर ना पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, ना स्कूल अफोर्ड कर सकता है, तो वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो और सर ये तो फिर बड़े बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत ध्यान लगा लेते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, सेकेंडरी स्कूल्स, सेकेंडरी लेवल पे या फिर कॉलेज लेवल पे हम बात करें, वो बच्चे जो कि प्राइमरी में है, या वो छोटे बच्चे जिनका अभी एडमिशन होना था प्ले ग्रुप्स में, जिनको इनिशियली जो मैनर्स सिखाए जाते हैं प्ले कार्ड्स के थ्रू, उनका कितना नुकसान हो रहा है, वो क्या करेंगे, उनको किस तरह से टीच किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। अख्तर अराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वो बच्चे जो कि छोटे हैं प्राइमरी क्लास से या किंडर गार्डन के जो बच्चे हैं, जिनके एडमिशन्स अभी होने थे स्कूल्स में, माँ बाप ने एडमिशन नहीं कराई, ये सोच के कि सूरत हाल थोड़ी बेहतर हो जाए तब उनके एडमिशन्स कराएंगे, तो उन बच्चों का जो हर्ज हो रहा है वो किस तरह से हम पूरा करेंगे, और माँ बाप की यहाँ क्या ज़िम्मेदारी बनती है, किस तरह से वो अपने छोटे बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं? देखिए, आपके सवाल का जवाब मुख्तसरन अगर दूं तो 1 करोड़ बच्चा जो है हर साल न्यू एडमिशन होता था, जो कि अर्ली ईयर के अंदर होता था, यानी क्लास 1 हो गया या किंडरगार्टन हो गया। ये वो डेटा है जो कि ऑथेंटिक डेटा है। देखें, अगर मैं आपको थोड़ा इसकी कैलकुलेशन बेस बताऊं कि 2,15,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल है और तमाम सूबे इसमें शामिल है, GB भी शामिल है। अब 50 के लगभग अगर आप बच्चे एडमिशन होते थे तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फिगर पता चलेगी कि 1 करोड़ से ज़्यादा हर साल न्यू एडमिशन हुआ करते थे। बाकी स्विचिंग होती थी कि एक स्कूल से छोड़ के दूसरे स्कूल में चले जाते थे। मगर ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन 7.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में है, और जो चाइल्ड की एज में होता है, स्कूल हाई स्कूल की एज का बच्चा है, 2.5 करोड़ बच्चा पहले ही आउट ऑफ स्कूल था। ठीक है, और तकरीबन 5 करोड़ बच्चा जाता था। यूनाइटेड नेशन और यूनिसेफ की डेटा के मुताबिक 1 करोड़ 40 लाख बच्चा रिटर्न नहीं हुआ। अभी फर्स्ट वेव के बाद जब बच्चा दोबारा स्कूल खुले थे 2 मंथ्स के लिए, तो वो बच्चे वापस नहीं आए। 1 करोड़ 40 लाख बच्चे वापस नहीं आए। इसका मकसद हुआ कि जब स्कूल खुले थे तो तकरीबन जो है वो 4 करोड़ बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल हो गया। ठीक है, इस वक्त आज की डेट में तो समझ लें कि 7.5 करोड़ का 7.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। मगर जब लौटे तो बहुत कम लौटे, यानी बाज ऐसे हैं कि 1.5 साल से स्कूल ही नहीं आए बच्चे, घरों में बैठे हुए हैं। तो न्यू एडमिशन्स कहाँ से होंगे? अब उनकी उम्र निकली जा रही है। बच्चे ज़ाहिर है कि उसको जब लर्निंग एज आती है, जब 2.5-3 साल का 4 साल का बच्चा होता है, तो उसको लर्निंग एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है। अब वो बच्चे को एक लर्निंग प्लेस पे जाना ज़रूरी होता है, यानी स्कूल में जाना ज़रूरी होता है। हमारे पेरेंट्स ट्रेन नहीं होते हैं कि वो स्कूल के अंदर होम स्कूलिंग का बंदोबस्त कर सकें। हालांकि दुनिया भर में होम स्कूलिंग का रुझान बढ़ रहा था, मगर क्योंकि हमारे पेरेंटिंग ट्रेनिंग्स नहीं होती, हर माँ या हर बाप जो है वो एज अ टीचर ट्रेन नहीं होता। पेरेंट्स तो ट्रेन होना दूर की बात है, हमारे बाज़-औक़ात तो आप देखेंगे यूँ लगेगा कि टीचर्स भी जो है ना वेल ट्रेन नहीं होते। बिल्कुल। तो अब इस तरह का देखा जाए कि लॉस किसका है? लॉस बच्चों का है, बच्चों की तालीम का है। जिस मुल्क के अंदर 7.5 करोड़ बच्चा घर बैठा हुआ है और एजुकेशन तकरीबन दूसरा सेशन बीच में गुजर गया, तीसरे सेशन का टेक्निकली यानी देखा जाए तो ये महीना 3rd सेशन का था, और वो सेशन स्टार्ट होते अभी आगे का भी हमें मालूम नहीं है कि कब स्कूल खुलेंगे। तो ऐसे हालात में बहुत परेशानी की बात है। बिल्कुल, आपने सही कहा सर। जैसा कि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, जैसे हमने पहले कहा, हुकूमत की तरफ से कहा गया कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनको सबसे पहले वैक्सीन लगेगी। तो इस तरह उसके बाद अगर ये ना होता बेहतर कि सबसे पहले हम जो एजुकेशनल स्टाफ है, जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, उनको वैक्सीनेट करते, ताकि ये जो तालीमी निज़ाम है वो तो अफेक्ट ना होता। बिल्कुल, ये हमने डिमांड की थी, और इसके लिए अभी हाल ही में जो है हमारे वफाकी तालीम के मिनिस्टर साहब ने जो है ये हमें कहा है कि इंशाल्लाह हम फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर
टीचर्स को, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को वैक्सीनेट करेंगे। मगर जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात की, जो कैपेसिटी हमारी वैक्सीनेशन की थी वो उस कैपेसिटी के मुताबिक हो भी नहीं रहा। अगर आप अभी कैलकुलेटर उठाएं या आपके नाजरीन कैलकुलेटर उठाएं कि जैसे सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा था, मैं सिर्फ सिंध की भी एग्जांपल दूंगा कि इन्होंने कहा था कि 1 लाख वैक्सीनेशन पर डे हम कर सकते हैं, हालांकि 20 से 30 हज़ार वैक्सीनेशन पर डे कर पा रहे हैं। अगर आप डिवाइड करें कितनी पॉपुलेशन है, सिर्फ कराची की पॉपुलेशन देख लें तो क्या ये अगला 1 साल के अंदर क्या वैक्सीनेशन कर सकते हैं? इसमें तो 2 साल भी लग सकते हैं। तो फिर उनकी सप्लाई लाइन का मसला है कि वो वैक्सीनेशन के स्टॉक्स का मसला है। तो इस तरह से जब देखा जाए तो ये 2 साल 3 साल तो कोविड के साथ चलना पड़ेगा। क्या ये 2 साल तक 3 साल तक जो है स्कूल बंद रहेंगे, लोगों के कारोबार बंद रहेंगे? देखिए, जब आप ओपन एयर के अंदर इजाज़त दे रहे थे पार्शली, तो आप तालीमी इदारों को भी ओपन एयर में दे सकते थे। अगर आप बैंक के बाहर जो है टेंट लगाने के लिए इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इतने नंबर ऑफ पर्सन्स बैंक के अंदर होंगे और इससे ज़्यादा अगर होंगे तो वो बाहर खड़े होंगे ओपन एयर में, तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि हम तालीम की वो कायदे आज़म के उस कॉल को या उसको कहने को कि एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो क्या हम स्कूल को ये नहीं कह सकते कि आप जो है क्लासरूम के अंदर अगर इतनी स्ट्रेंथ हो, अदरवाइज़ आप बाहर टेंट लगाएं, ग्राउंड में क्लास लें, मगर कम से कम ट्वाइस अ वीक तो क्लास लें। कम से कम आप बच्चों को करें। जिस मुल्क में कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है, मेमोराइजेशन वाला एजुकेशन सिस्टम है, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है, क्रिटिकल एजुकेशन सिस्टम नहीं है, बच्चे को हमने सोचने की आदत नहीं डाली, इंटरेस्ट लेने की आदत नहीं डाली, सिर्फ रट्टा लगाया, एग्ज़ाम दिया और ये उसके अंदर बच्चे को आपने इस तरह की इंटरेस्टिंग ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है उसमें चीटिंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, देखें, जब हमारा ब्रॉडअप ऐसा होगा, जब हम शॉर्टकट कॉम पैदा करते रहे हैं, हमेशा गेस्ट पेपर वाली कॉम पैदा करते रहे हैं, तो फिर बच्चे तो यही करेंगे ना। देखें कि आप देखें हमारे निज़ाम तालीम के अंदर कुछ खामियां थी, कोलैप्स हो चुका था हमारा, पहले ही कोलैप्स हो चुका था, और उसके बावजूद अगर कुछ प्राइवेट सेक्टर कोशिश कर रहा है तो उस प्राइवेट सेक्टर के साथ ताउन करना चाहिए था। जो लोग अपनी मदद आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर बच्चों को तालीम दे रहे थे, अब तो उनको भी रोक दिया गया। जो गवर्नमेंट की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि वो हमारा डोमेन नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो तो घर बैठे उनको सैलरीज भी मिल रही हैं स्टाफ को। स्कूल के अंदर अभी भी मैं एक रिसर्च के मुताबिक, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स की एक रिसर्च की विजिट किया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सेक्शंस हैं कि 5 बच्चों को बुलाकर हफ्ते में एक बार उसको जो है आप वो होमवर्क दे दिया करें। अब वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं आना चाहते, जिसमें पढ़ाई होती ही नहीं थी, वहाँ वो बच्चे भी नहीं आना चाह रहे, टीचर पढ़ाना नहीं चाह रहे गवर्नमेंट के, तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। हम तो प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, जो वालिदैन खुद अपने बच्चों को पैसे देकर पढ़वाना चाहते हैं। हालांकि 25A आर्टिकल ये मजबूर करता है गवर्नमेंट को, बल्कि ये राइट है एक बच्चे का कि गवर्नमेंट क्वालिटी एजुकेशन फ्री दे, मगर आप फ्री नहीं लेते। अवाम अपने पैसे पे करके अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, और उन्हीं प्राइवेट स्कूल्स का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कि सर कई प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो कि बंद हो गए, और बच्चे, जैसा कि आपने कहा, 2.5 करोड़ बच्चे पहले ही स्कूलों की मतलब शक्ल नहीं देख रहे थे, और अब 1.5 करोड़ बच्चे मज़ीद ऐसे हैं जो कि वापस स्कूल नहीं आए। मतलब 4 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि तालीम से बिल्कुल दूर हैं अभी। तो सर ये भी कितना बड़ा चैलेंज है कि वापस इन बच्चों को स्कूल तक लाना किस तरीके से हम कैसे करेंगे? क्या हुकूमत से आप मतलब अपील करते हैं कि किस तरह से, जो कहते हैं ना कि अगर आपने तरक्की करनी है, किसी भी कौम ने तरक्की करनी है, तो उसके बच्चों को पढ़ाएं, वही फ्यूचर होता है मुल्क का। बिल्कुल, इसमें देखें हमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं करें, आप इंसाफ इंपॉर्टेंट कर दें, ठीक है। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, सो कॉल्ड अगर किसी पार्टी का नाम है, मगर इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ करें, इंसाफ हर किसी के साथ करें, और तालीम किसी भी सूरत में एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन को ख़त्म नहीं करना चाहिए। उसको जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं, स्कूल्स को इजाज़त दे दें कि वो 5-10 बच्चे डेली बुलाएं, उनकी क्लास लें, तो ऐसा सिस्टम कर लें कि वंस अ वीक एक क्लास होनी चाहिए। हंगामी बुनियादों पे एक इमरजेंसी एजुकेशन की नाफिज कर देनी चाहिए। ये हमारी इल्तिजा है गवर्नमेंट को कि एजुकेशन में इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए, और तमाम सूबों को कोऑपरेट करना चाहिए, और स्कूलों को जो है तालीम का सिलसिला जारी रखने की इजाज़त दे देनी चाहिए। सही। अच्छा सर, पिछले साल हमने देखा था कि बहुत सारे बच्चों को एग्जामिनेशन के बगैर प्रमोट कर दिया गया था, तो इस साल आपको क्या लगता है? क्योंकि पढ़ाई तो उस तरीके से हुई नहीं, और सिलेबस जो है वो भी पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, तो एग्जामिनेशन किस तरह से लिए जाएंगे?
देखिए ये वो जुल्म है जो हमारी कौम के साथ किया गया, हमारी कौम के बच्चों के साथ किया गया। अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे हैं कि लास्ट टाइम ऐसा होने की वजह से इस बार आपने देखा होगा कि बाज़ जैसे कि पोर्टल के ऊपर या कहीं भी बात हो रही होती है, वहाँ बच्चे चैट करके बोलते हैं एग्ज़ाम नहीं लो, एग्जाम के बगैर पास कर दो। यानी कि अब इस वक्त टीन एजर जो है वो एग्जाम देना ही नहीं चाहता, स्कूल आना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। जब आपने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच्चों का वो थोड़ा सा मयार भी कायम रहे। तो अब एग्जामिनेशन सिस्टम तो फेल हो गया हमारा, जो भी था वो मेमोराइजेशन रट्टे वाला एग्ज़ाम में अपीयर होके आपने ग्रेड ले लिया। देखिए जब तक काबिल बनाने के लिए अब कौम के बच्चों को हमें काबिल बनाना पड़ेगा। ऐसा तरीका तालीम राइज करना था हमें जो कि हम पहले भी नहीं कर पाए। रही सही कसर इस हमारे इन पॉलिसीज़ ने, इन तमाम चीज़ों ने पूरी कर दी कि इस वक्त तालिब इल्म ना पढ़ना चाहता है ना वो एग्ज़ाम देना चाहता है। एग्ज़ाम का आप पूछ रही हैं, एग्ज़ाम तो दूर की बात है, वो चाहता है कि हमें इसे पास कर दिया जाए। जब ऐसी नस्ल पास होगी तो अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में कैसे जाएगी। जैसे अगर इंटरमीडिएट कोई ऐसा करता है तो वो आगे अगर यूनिवर्सिटी के अंदर किसी प्रोग्राम में जाता है, किसी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेता है, किसी प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन लेता है, तो वो किस तरह के प्रोफेशनल्स हम पैदा करेंगे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुक्मरानों के लिए, उनकी पॉलिसीज़ मेकर के लिए, कि उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, चाहे वो माजी के हुक्मरान थे या मौजूदा हुक्मरान थे। मैं सिर्फ किसी एक मौजूदा हुक्मरान की बात नहीं करता, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो तमाम उन हुक्मरानों से है कि जिन्होंने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई। तो खुदारा आप इसको बड़े हंगामी बुनियाद पे लें, आप टेक्नोक्रेट्स लोगों से कंसल्ट करें जो एजुकेशनिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ताकि हमारी एक पॉलिसी हो, चाहे वो कोई भी हुकूमत आए, मगर पॉलिसी वो एक चलनी चाहिए। पॉलिसी एक हो और उसको सब जो है एक्सेप्ट करें, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो। और सर आपने प्रोफेशनल्स की बात की कि हम कैसे प्रोफेशनल्स जो है वो बनाएंगे, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि डॉक्टर बन रहे हैं, जो कि इंजीनियर्स बन रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर जाना, तो उनका भी बहुत हरज हो रहा है। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं ज़हरा रज़ा और आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तालीमी निज़ाम के हवाले से। अख्तर आराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन बच्चों की जो कि यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं या वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिकल होना कितना ज़रूरी है। लेकिन हमने अभी देखा कि जो मेडिकल जो स्कूल्स थे वो भी बंद थे और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद थी, तो उनको भी तो कितना नुकसान हुआ होगा। तो हम किस तरह के जो है डॉक्टर्स पैदा करेंगे और किस तरह के इंजीनियर्स पैदा करेंगे। बिल्कुल, जो हमारी फॉर्मल स्कूल एजुकेशन थी उसके जो इंटरमीडिएट लेवल के बाद किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए बच्चे जाते थे, पहले भी वहाँ पर इश्यूज़ तो थे। सिर्फ मार्क्स की बुनियाद पर ही बच्चे जा रहे होते थे, काबिलियत इतनी ज़्यादा कंसिडर नहीं की जाती थी, तो मेरिट्स बन जाते थे। अब जब क्लासरूम के अंदर बच्चा जाता नहीं है, लर्न करता नहीं है, तो ज़ाहिर है कि ऑनलाइन स्टडी करने के बाद बच्चा विदाउट एग्ज़ाम देकर जो है ये लेवल्स पास करने के बाद, इंटरमीडिएट पास करने के बाद जब भी किसी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो क्या डॉक्टर बनेगा। क्वालिटी एजुकेशन का बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो नेशन को कैसे सर्व करेगा। दूसरी तरफ अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो आप देखिए गर्ल्स एजुकेशन पे इतनी बात की जाती थी, ग्लोबल यानी कि ग्लोबली इदारे थे वो बात किया करते थे और वो चाइल्ड लेबर की बात करते थे। अब उन्हीं में इजाफा हुआ, जितनी उनकी साल कोशिशों के बावजूद गर्ल एजुकेशन इम्प्रूव नहीं हो पाई थी या चाइल्ड लेबर जो है कंट्रोल नहीं हो पाई थी, वहाँ यकायक जो है इस वक्त आपको पता है सबसे ज़्यादा गर्ल्स स्कूल वापस नहीं आई। क्या हुआ है कि ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में, छोटे टाउन्स में, वहाँ पर जो गर्ल्स बड़ी मजबूरी से या किसी के कहने पर एक लड़की की तालीम के लिए कायल हो गई थी, अब उन्होंने स्कूल नहीं भेजा। पिछले 1.5 सालों से जो है वो गर्ल्स बहुत कम आने लग गई। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो वो ग्लोबल इदारे चाहते थे या जो हम चाहते थे कि एक लड़की की तालीम होनी चाहिए, फ्लॉप। फिर चाइल्ड लेबर की बात करें तो बच्चा जो है वो ज़ाहिर है कि जब इनकम नहीं है, जो ख़ास तौर पे माइक्रो लेवल पे बिजनेस थे, हॉकर्स के, छोटे लोगों के, गरीब गुरबा के, लोअर क्लास के, अब वो अपने बच्चों को भेज के कहते हैं कि चलो 50-100 रुपया कमा लेगा। दूसरा कोई कम से कम स्किल तो सीख लेगा। अगर कोई टेक्निकल मैकेनिक बन जाता है, कोई स्किल सीख जाता है, तो कम से कम वो स्किल से 2 रुपये कमा तो लेगा, अपनी ज़िंदगी का गुजर सफ़र तो कर लेगा। बाकी इस तरह की वही हायर एजुकेशन जैसे अभी आप बात कर रही थी, इस तरह की डिग्रियां अगर यूनिवर्सिटी की रख भी लेगा तो उसके बाद उसको आता तो कुछ भी नहीं होगा, तो वो कैसे कमाएगा। तीसरी तरफ जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जो हमारा तालीमी निज़ाम के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स की कंट्रीब्यूशन थी, अब वो दिन ब दिन स्कूल बंद होते जा रहे हैं। थर्ड वेव के अंदर इस वक्त मज़ीद स्कूल बंद होना शुरू हो गए, जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं। तो हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करेंगे, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे सूबाई हुकूमतें हों, हम उनसे गुजारिश करेंगे खुदारा रजिस्टर्ड तालीमी इदारों को फ़ौरन टैक्स सूद के से पाक जो है कर्ज़े दिए जाएँ। जैसे कि बैंक से एक CNIC पे मिनिमम लोन दे दिया करते थे, उसी तरह की एक स्कीम निकाली जाए। अगर बैंक जो है वो 3% या जो भी इंटरेस्ट लेना चाहता है वो सूबाई हुकूमत अफोर्ड करे और फेडरल गवर्नमेंट अफोर्ड करे, मगर लोन उनको हंगामी बुनियादों पे विद इन वीक दे देने चाहिए, वरना ये स्कूल जो है नहीं रहेंगे, तालीमी इदारे ख़त्म हो जाएंगे। इसका मकसद है कि फिर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, आवाम समझ जाए कि उनको कौन से किस तरह की तालीम मिलेगी। तो लिहाजा दूसरा ये है कि आपको पता है 16 से 20 किस्म के टैक्सेस देने पड़ते हैं प्राइवेट स्कूलों को, जिसमें से कुछ इस तरह के हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस हैं। कुछ इनडायरेक्ट इस तरह के रेवेन्यू और पेमेंट्स हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी है, EOBI है, और इस तरह के बोर्ड टैक्स हैं, और पब्लिसिटी टैक्स है, और बहुत से और कमर्शियल टैक्स है, प्रोफेशनल लाइसेंस है, और इस टाइप की बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये सारे के सारे हंगामी बुनियादों पे 1.5 साल से कुछ नहीं हो रहा। पिछले 2 सालों का वेव कर देना चाहिए। ये तो वो थी जो आपने हुकूमत से अपील की, और तलबा जो देख रहे हैं, जो माँ बाप देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? माँ बाप को मैं ये कहूँगा कि खुदारा अपने तालीमी उन इदारों से बना के रखें। इसकी वजह ये वही तालीमी इदारे हैं जिनसे आप कन्विंस थे और ख़ुद एडमिशन कराने उनके स्कूल में गए थे। अब आप उनको अगर फ़ीस नहीं देते या जो भी कुछ न कुछ फ़ीस देंगे तो वो सर्वाइवल कर पाएंगे तालीमी इदारे, उन टीचर्स को, उस्ताज़ा को सैलरी मिल पाएगी। तो आप चुप करके घर बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं। तो अगर मुमकिन हो सकता है तो आप उन्हीं तालीमी इदारों में जाइए, उनके साथ ताउन कीजिए, क्योंकि आप अपनी मदद पढ़ा रहे थे और वो तालीमी इदारे आपके साथ थे, आपके बच्चों को एजुकेशन दे रहे थे। तो आप उनसे बिगाड़े मत, क्योंकि यही वो लोग हैं। अदरवाइज़ तो फिर जो है तालीमी इदारे गवर्नमेंट के मौजूद हैं, फिर आप वही एजुकेशन ले लीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आपका ये मुल्क है, ठीक है, इस मुल्क के अंदर बच्चों की जो है ना, उसके साथ जो बात करें तो ऐसी तरबियत दें कि उस्ताद की इज़्ज़त करना सीखे। पिछले सालों में ये भी देखा गया कि उस्ताद जो की इज़्ज़त तालिब इल्म नहीं करता। अब पिछले चंद सालों में तो ये देखा गया कि ऐसा माहौल बनाया गया कि वालिदैन भी उस्ताद की इज़्ज़त करना बंद कर दिया। वो भी किसी न किसी इशू बनाकर जो है उस्ताज़ा के साथ जो है बदतमीज़ी पर उतर आते थे। इस तरह की तल्ख कलामी हो जाती थी, जिसकी वजह से चाहे वो फ़ीस का इशू हो, चाहे किसी और चीज़ का इशू हो, तो इससे क्या होता है कि वो आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है। तो अब जब ऐसा करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर के जैसे कि 7.5 लाख टीचर जो हैं वो उन्होंने ये प्रोफेशन छोड़ दिया है, उन्होंने दूसरे काम शुरू कर दिए। वो सुपर मार्केट्स में चले गए हैं, वो अलग जाके वो जॉब करने लग गए हैं, तालीम का शोबा छोड़ दिया है। तो इस तरह से अच्छे उस्ताज़ा से भी महरूम हो जाएंगे। खुदारा हुकूमत हो चाहे वालिदैन हो, आप साथ दीजिए तालीमी इदारों का। यही वो हैं कि जो 25A आर्टिकल के ना होते हुए भी आपकी खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर अराई साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज आपने बहुत ही अहम नुकात जो हैं उन पे रोशनी डाली। और हम उम्मीद करते हैं जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमें देख रहे हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे ये जो हर्ज हो रहा है तालीमी निज़ाम का, बच्चों का जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो सके। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।